हम लोगों के अंदर ये सब चीज़ें थी। हम लोग एक टीम की तरह काम करते थे। वी वर वर्किंग लाइक अ बॉडी। हम लोगों की जो महाभारत है वो अगर आप आज भी देखोगे तो एक बड़ी इंट्रीगिंग चीज़ होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि उसमें आदमी घुस जाता है। एंड देन ऑन दैट वी हैड टू जस्ट इमोट। और फिर रफ्ता रफ्ता कहते हैं ना कि सोने को भी पत्थर पे रब करो तो वो पत्थर पे सोना आ ही जाता है। तो इतना प्यार किसको मिलता है सर? तो ऊपर वाले का करम है सर। ये सिर्फ अर्जुन की वजह से ही मिलता है सर। मतलब हम ये समझते हैं कि ये दूसरे प्रांत का है, ये इधर का है, ये उधर का है, ये दूसरे सेक्ट का है। नहीं सर नहीं, हमारे दिल जुड़े हुए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में। यह बात तो आपने बिल्कुल मतलब सच्ची बात है ये। हम सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मयंक तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अल्फा टॉक्स में, पावर्ड बाय टिकट मार्ट। दोस्तों, आज हमारे बीच में एक ऐसे मेहमान कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने जब टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा तो हिंदुस्तान की सड़कें खाली हो गई। 80s और 90s के एरा में जब टीवी इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आया था, तब एक ऐसा आइकॉनिक सीरियल, एक ऐसा आइकॉनिक माइथोलॉजिकल एपिक प्रोग्राम टीवी पर आता था कि लोग उसे देखने के लिए आस पड़ोस से इकट्ठा होकर टीवी के सामने बैठ जाते थे। आज हमारे बीच में वो मौजूद हैं। टीवी इंडस्ट्री के बाद इन्होंने फिल्मों में कदम रखा और वहाँ पर भी अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहूँगा द वन एंड ओनली, द हैंडसम हंग, मिस्टर फिरोज खान, द अर्जुन। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले सर, कैसा लग रहा है आपको अल्फा टॉक्स में आकर के? यहाँ के लोग बड़े वार्म लगे मुझे और महसूस नहीं होने दिया कि मैं कोई नया बंदा हूँ। यू नो, समटाइम्स व्हेन यू गो इन सम ऑफिसेस एंड समथिंग, पीपल आर अ लिटिल अपस्टार्ट, लेकिन यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वेरी वार्म वेलकम और बड़े लोग मिले जुले मिल गए, तो इसके लिए इट मेक मी वेरी कंफर्टेबल। सर, जैसा कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि महाभारत में अर्जुन का रोल आपने ऐसे करके एक इतिहास रचा है, तो सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके लिए महाभारत का रोल या अर्जुन का रोल मिला कैसे आपको? ये जान के आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई किया हूँ और जब वहाँ से मैं आया तो मुझे इस बात का गुमान नहीं था या इल्म नहीं था कि महाभारत होता क्या है। मैंने उसके पहले नासिर हुसैन साहब की फिल्म किया था, मंजिल मंजिल, डिम्पल कपाड़िया, मैं और सनी देओल, और उसमें भी एक छोटी सी कहानी ये है कि आई वॉज द हीरो ऑफ दैट फिल्म, माई सेल्फ एंड मीनाक्षी शेषाद्री। लेकिन वक्त की करवट जो लेते हैं और जो होता है, व्हाट इज डेस्टिनी, आई बिलीव इन डेस्टिनी। तो उधर धर्मजी सनी को बेताब में लाए थे and Dimple Kapadia wanted to come rebound as a heroine again after this thing. तो उनको सागर मिल गई थी और सागर के अंदर she was of course hot property with ऋषि कपूर। तो नासिर साहब opted for Dimple Kapadia and धर्मजी ने सनी को ले आए। तो आप जानते हैं नए लोगों की क्या बिसात होती है। तो मुझे कहा कि यार ऐसा है, आप फिरोज आप बहुत अच्छा काम किए हो, लेकिन मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक लेटर देता हूँ, आप राजश्री में जाके हीरो का रोल ऑफर करो, मैं बात कर लेता हूँ, ताराचंद बड़ी आ जाती है। धर्मजी जी, नासिर हुसैन साहब। नासिर हुसैन साहब। अब हुआ ये कि मैंने कहा कि नहीं, मुझे काम नहीं करना है, मुझे करूँगा तो मैं आपके साथ करूँगा, नहीं तो आई डोंट वांट टू वर्क। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर एक रोल है मेरे पास, लेकिन वो ऐसा रोल है जो संजय दत्त का रोल था वो, एंड दोज डेज संजय दत्त वॉज गोइंग अंडर अ टर्मोइल। तो उन्होंने कहा कि भाई आप चाहो तो रोल कर लो। अरे मुझे क्या मालूम था कि रोल क्या होता है, नहीं क्या। मैं तो बोला मैं तो ओवरनाइट काम करूँगा, दुबई में काम करता था, मैं अपना बैगेज उठा के चला जाऊँगा। अब ये थोड़ी मालूम था कि शूटिंग बड़ी लंबी चौड़ी होती है और यहाँ एक बार करो तो फिर देन यू हियर ओनली। तो जनाब उस रोल को जब मुझे सुनाया गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसमें एक ऐसा लड़का चाहिए जो विलन नहीं दिखता हो, जो हीरो टाइप हो। तो गलती से I was qualified in that and I was given that role. मंजिल मंजिल के बाद I didn't look back because नाज़ साहब की दूसरी पिक्चर थी ज़बरदस्त, then LV प्रसाद की स्वाति, and then मजलूम, and I don't know how many films I did. लेकिन यहाँ एक बड़ा हमारी इंडस्ट्री का एक खेल है,
नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अनफॉर्चुनेटली मेरी फिल्म नहीं अच्छी चल रही थी और मुझे ये सब नहीं आता था उन दिनों के PRO गिरी क्या होता है। आई नेवर वेंट एनीवेयर। आई वाज वेरी कंटेंटेड। आई वाज वर्किंग एज एन एमिनेशन ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इन दुबई। तो मैंने कहा कि वापस चले जाएंगे। अब वो नौकरी भी चली गई क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हो गया भाई, इतना कोई अपने पापा तो है ही नहीं जो नौकरी रखेगा। तो बस यहीं पर ज़िंदगी कटी। एंड देन सडनली वन डे डिम्पल कॉल्स मी अप कि फिरोज़, दैट्स माई ओरिजिनल नेम, कि यार एक RK नैयर साहब एक पिक्चर बना रहे, तू जल्दी से वहाँ पहुँच जा। अब सर उन दिनों कहाँ इतने पैसे हुआ करते थे, बस में जाना बस में आना, यू नो। और मेरे फादर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, क्राइम ब्रांच बॉम्बे। तो पापा जरा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, यू नो, ये वुडंट, ही सेड कि तुम मेहनत करो खुद। तो भाई बस में जाना, डांडा उतरना, कार में वहाँ से चलते हुए जाना ऑफिस में, तब तक के तो वो रोल शेखर सुमन को मिल गया। और डिम्पल लोगों बोली तू ऐसा, अब उन दिनों तो मोबाइल वोबाइल थे नहीं। मैंने बोला यार अभी यहाँ फ़ोन कहाँ मिलेगा। तो वहाँ जाते जाते मैंने देखा एक BR चोपड़ा का लोगो। मैं कहा यार ये तो अच्छी जगह है, चलो यहाँ चाय तो मिल जाएगी, प्रोडक्शन हाउस में चाय तो दे देते हैं ना। ये बात और है, चाय के ऊपर ये एक चाय भी पिया जाए। चीयर्स। तो वो लोगो BR चोपड़ा साहब का था, डेस्टिनी बन गया। वहाँ मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे एक्टर्स लोग बैठे हुए हैं, ताज बब्बर, मुकेश खन्ना, ये युवा, दीपक प्रसाद, सब बैठे। तो बट नेचुरली एक फैसिनेशन होता है एक एक्टर को इनको देखने का। तो मैं भी बैठ गया। जब मैं बैठ गया उधर तो गूफी पेंटर मरहूम, व्हाट अ ह्यूमन बीइंग ही वाज, उसने मुझे बोला उल्लू का पट्टा तो है किधर। मैंने कहा कहाँ, इधर ही है यार। मैं तो बोला मैं तेरा फ़ोन ट्राई कर रहा था, मिला नहीं। तो ये वो हम कहना, अभी उन दिनों को थोड़ी कोई मोबाइल था, वो तो जो मोबाइल वो फ़ोन जो रहता था। और पापा इस बारे में बड़े स्ट्रिक्ट थे, वो कभी फ़ोन वोन नहीं रखते थे, नो नॉट एट ऑल। और रखते भी थे तो अपने बेडरूम में रखते थे, वहाँ कौन जाएगा अंदर। शेर, मेरे फादर जरा स्ट्रिक्ट किस्म के थे, तो शेर की मान में हाथ डालने वाली बात है, तो वहाँ नहीं आता नहीं था मैं। तो एनीवे कट द स्टोरी शॉर्ट, आई सेड कि भाई ये चलिए डायलॉग है तो पढ़ ले। वो हिंदी में लिखा हुआ है, भाई हिंदी तो आती नहीं, पढ़ाई में ऑक्सफोर्ड में हूँ, मैंने इसलिए कहा आपसे। तो एक बाजू में एक लड़का बैठा हुआ था, मैंने कहा यार तुम्हें हिंदी आती तो मेरे को थोड़ा हेल्प कर दो। तो इसने से हाँ आती है। तो मैंने कहा तुम बोलो मैं इंग्लिश में लिखता चला जाता हूँ। तो मैंने इंग्लिश में लिख लिया। वो लड़का कोई और नहीं था, गोविंदा, अरे फिल्म एक्टर हमारे। चिची ने मेरे को बोला, हम लोग की अच्छी दोस्ती हो गई। तो जब ऑडिशन हुआ तो उसके बाद उसको अभिमन्यु का कैरेक्टर मिला था और मेरे को जो डायलॉग मिले थे वो अर्जुन के मिले थे। अब मैं जैसा ऐसा करके बोल दिया, लेकिन अब वो उत्सुकता थी कि क्या हो रहा है। एंड देन सडनली आए नेक्स्ट वीक मैं गया वहाँ देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है देखें। तो गूफी पेंटर मेरे को बोलता है तो तेरा नंबर चेंज कर या कुछ कर, क्योंकि जहाँ वो फ़ोन बाहर रखते थे हम लोग, वो जो दुकान वाला, वो साला बुलाता नहीं था, क्योंकि उसको जब भी बुलाता था तो उसको हमको 8 आने देने पड़ते थे। तो पता नहीं वो कभी बुलाए कभी नहीं बुलाए। हाँ जी सिर्फ। तो उसके साथ मेरा थोड़ा सा पंगा भी चलता था। तो सर उसने फिर ये काम किया कि भाई मेरे को कॉस्ट्यूम वगैरह दिया और मूछे लगा के मेरे को, जब चोपड़ा साहब के यहाँ बैठे तो वहाँ राही मासूम रजा, भृंग तुकपुरी साहब, पंडित नरेंद्र शर्मा, सब बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे। और उसमें मुझे जब पेश किया गया तो पंडित नरेंद्र शर्मा उठ के बोले आइए अर्जुन जी आइए। मैं पलट के देखा, मैंने कहा कोई और अर्जुन होगा, ये तो डेफिनेटली मैं नहीं हूँ। तो पता चला कि चोपड़ा साहब ने कहा कि नहीं यही अर्जुन है, मुझे यही चाहिए। तो गूफी पेंटल बोल रहे हैं वहाँ कि पापा जी तुसी तो इन्हों फेल कर दिता सी। तो बोले नहीं मैं नहीं जानता, बस यही है। और वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जूही चावला, शी वॉज द ओरिजिनल द्रौपदी। तो उसके साथ बड़े फ़ोटो सेशंस वगैरह हुए, ये हुए। उसके बाद महाभारत के अंदर अर्जुन का किरदार पैदा हुआ। तो मुझे महाभारत के बारे में सिर्फ इतना मालूम था कि एक बहुत ही खूबसूरत गुड लुकिंग आदमी है जिसके सर पर एक बहुत बड़ा हैलो है और एक बहुत ही हैंडसम आदमी खड़ा हुआ है, वो तीर और कमान लेकर। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम था महाभारत अर्जुन जी। और बस फिर वो मुझे मिल गया। क्या माइंड सेट था सर महाभारत करते समय? मतलब एक होता है ना कि ये आइकॉनिक रोल हो सकता है या मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जब स्टार्टअप था आपका तो क्या माइंड सेट था आपका, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? अरे माइंड सेट का कहाँ सवाल है यार, रोल मिल गया वही काफ़ी था। वो तो मालूम ही नहीं था मुझे कि क्या माइंड सेट होगा और क्या होगा। बस ये देखा था कि भाई पैसे कितने मिलने वाले हैं, क्योंकि उन दोनों पैसे की बड़ी किल्लत थी। और खुददारी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो मेरे फादर ने सिखाया
कि कुछ भी हो जाए किसी के आगे झुकूंगा नहीं सिवा ऊपर वाले के। तो वो बोला कि भाई गुफी बंडल, मुझे याद है, उनको बोला देख 3,000 रुपये पर एपिसोड मिलेगा। ओ उनको 3,000 रुपये, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। तो महीने में इतना मिलेगा। और उसमें सर आप यकीन माने हम जितने भी थे बड़े खुश थे, बड़े खुश थे। हम लोग ने गाड़ियाँ भी ली इंस्टॉलमेंट पे, और घर को भी बड़ा सुधारा। तो मैं तो ये मामले में आई वॉज वेरी कंटेंटेड। और माइंडसेट तो कहाँ से होगा भाई, हिंदी आती नहीं, मालूम कुछ नहीं, बस काम करना है। अर्जुन का रोल है, और मुझे याद है चोपड़ा साहब ने कहा इसके दिल डॉल देखो, उसका फेस फिगर देखो, इधर देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, बिल्कुल आर्यन फीचर्स है। तो आई थिंक ही इज़ माई अर्जुन। बस आप डिक्लेयर कर दो ये अर्जुन है। तो मैंने कहा शुक्र है परमात्मा, तूने अर्जुन तो बना लिया। तो यही माइंड सेट था सर। हर एक की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा मोड़ जहाँ उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। फर्श से अर्श पर, अर्श से फर्श पर। अर्जुन का रोल आपकी लाइफ में कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था, इस बारे में आपका मतलब क्या सोचना है? फर्श से अर्श। फर्श से अर्श। देखिए मैं एक बात बता दूँ आपको, मैं फिल्मों में ये नहीं है कि मेरे लिए लाइमलाइट कोई नई बात थी, लेकिन लाइमलाइट जिसको कहते हैं, लाइमलाइट, हकीकत में विथ ऑल द स्पेलिंग्स इंटैक्ट वाज अर्जुन रोल। और ये ऐसा हो गया था कि मुझे इस बात का आभास तब हुआ जब मैं गाड़ी लेके निकलूं तो लोग मेरी टैप करें। कभी शूटिंग पे तो हर वक्त अमूमन लेट ही जाते थे, तो कभी पुलिस वाला रोके ना, अच्छा अरे अर्जुन जी हाँ जाइए जाइए जाइए। तो वो पर्क्स बड़े मिलते रहे। तो फिर थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा मैं अर्जुन हूँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। हाँ, तब तक के तो बैंड बजी रहती थी, क्योंकि डायलॉग की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी इनिशियली। लेकिन क्या हुआ था, मैं इसका एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ आपको। मेरी ईयर्स आर वेरी स्ट्रांग, भगवान कुछ ना कुछ दे देता है। अब आपने जानना चाहोगे कि जब हिंदी नहीं आती थी तो मैं पढ़ता कैसे था। तो ये तो ज़रूरी नहीं कि पूरा पेज मैं इंग्लिश में लिखूं और रट्टू मारूं। हुआ ये था कि पहले दिन जब शूटिंग हुई तो यार कुछ इतने HMIs और इतने रिफ्लेक्टर्स थे, और डायलॉग के अंदर थोड़ी दिक्कत हुई मुझे पहले दिन, फर्स्ट डे। तो मैं रवि जी को बोला, रवि जी मैं नहीं करूँगा रोल। पर क्या? रवि जी बस आप किसी और को ले लीजिए। तब तो मुझको मालूम नहीं था ना कि वो अर्जुन है। बोला इडियट, गाड़ी में बैठ। He took me to his house, and at that point of time, he was talking to one of his servant, and he said something. उन्होंने कुछ अपने सर्वेंट को बोला, और सर्वेंट ने उस टाइम को कुछ बोला, और बात गई, रात गई, चली गई, मतलब वो वक्त चला गया। फिर हम लोग खाने वाने पे बैठे, तो रवि जी ने कुछ मांगा था शायद। तो रवि जी बोले इडियट, तेरे को बोला था वो किया कि नहीं किया? तो बोला कि साहब मैंने आपको बोला था। नहीं तूने नहीं बोला। तो मैंने बोला रवि जी इसने ऐसा ऐसा बोला था, और इसने ये बोला था, वर्ड टू वर्ड बोला। तो रवि जी बोले मेरे को, तू ये कैसे, तेरे को कैसे मालूम है? मैंने कहा सुन के बोल दिया। बोले ठीक है, कल आ जा। ये डेप्यूटेड वन असिस्टेंट के, भाई तुम अर्जुन के लाइंस जो है वो जाके उसको उधर करा दो, आ जा। और वही हुआ। वो एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम बहुत पढ़ता था। चौथी टाइम आई यूज्ड टू डू इट। एंड आपके समक्ष जो भी मैंने किया वो थोड़ा, तो उस तरह से ये दौरे रफ्तार चलता रहा डायलॉग्स का। और सर मुझे एक इम्पोर्टेंस मिलने लग गई हर जगह पर। वो रोल, ये डेस्टिनी थी सर। आई टोल्ड यू, आई ऑलवेज बिलीव इन डेस्टिनी। रोल कुछ ऐसा निखर के आ गया, कुछ हैंड इन ग्लव्स की तरह हो गया कि हकीकत में ऊपर वाले ने फर्श से सीधा अर्श तक बिठा दिया। यानी कि कहीं भी जाओ तो वो अर्जुन की भांति बड़े पर्क्स भी मिलते थे, शोज़ भी मिलते थे, और इम्पोर्टेंस भी मिलती थी। तो मेरे लिए तो ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। सर महाभारत इज़ एपिक, तो आज तक लोगों ने, उससे पहले अर्जुन को लोगों ने चित्रों में देखा था, सुना था, एज्यूम किया था या ऐसा होगा अर्जुन, लेकिन एज ए पहली बार अर्जुन ऐसा हो सकता है, ऐसा है अर्जुन, ये अर्जुन है, ये चीज़ हिंदुस्तान ने देखा।
तो सर इस चीज़ को लेके या फिर इतनी लंबी जो जर्नी रही है महाभारत की लेके, इसको लेके कोई ऐसा स्पेशल इंसिडेंट या ऐसी कोई घटना या कोई ऐसा पल जो हमेशा आपको याद रहता है कि हाँ ये हुआ था, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता? ये आप बात कर रहे हो महाभारत के दौरान या जिंदगी के? महाभारत के दौरान। महाभारत के दौरान तो पल काफ़ी गुजरे हैं हम लोगों के। और कोई आइकॉनिक मोमेंट, मतलब कोई स्पेशल बिल्कुल आइकॉनिक मोमेंट जिसे आप शेयर करना चाहेंगे कि हाँ ये मैं ज़रूर बताऊंगा कि यार ये हुआ था? जी, महाभारत के काफ़ी एपिसोड्स शूट हो चुके थे। मकबूलियत की एक चरम सीमाओं तक हम लोग पहुंच गए थे सब लोग। उसमें अर्जुन तो हीरो है महाभारत का, तो एक पादान मिल चुकी थी। अर्जुन को आइडेंटिफाई किया गया कि एक वॉरियर है, मर्द आदमी है, नर आदमी है, और डिल्डॉल भी काफ़ी अच्छा है और तगड़ा आदमी है। सडनली एक दिन रवि जी, हम उनको बॉसी बोलते थे, वो आदमी के विषय में मैं विशेष तौर पे बात करूंगा जब अगर आप पूछोगे तो। एक दिन मुझे बोले, इधर आ, बैठ मेरे पास, खाना खाएंगे साथ में। हाँ, सुन अभी 10 दिन तक की तेरी शूट नहीं है। अरे मैंने कहा वाह, तो मैं कहीं जाऊँ? जाएगा किधर है उल्लू, तेरे को ब्रहनल्ला का रोल करना है। मैंने कहा ब्रहनल्ला? मैंने कहा वो क्या होता है? तो तेरे को मालूम नहीं है? मैंने कहा मेरे को क्या मालूम है। डायलॉग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन इतनी अच्छी थी कि हम जितने भी एक्टर्स थे हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता था, पढ़ो अपने आप नेचुरल निकलता था वो अपने आप। इतना मोटिवेटेड स्क्रिप्ट थी वो। तो मुझे बोले वो तेरे को वो जनका बनना। मैंने कहा रवि जी प्लीज़, मेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं आप? बोले क्यों, तू हिस्ट्री चेंज करेगा? मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं डांस नहीं करूँगा क्योंकि डांस आता ही नहीं मेरे को। 6 फुट 2 इंच का आदमी, पठान आदमी, 2 लेफ्ट फीट या 2 राइट फीट कहाँ? मैंने कभी, मेरे पापा ने डांस नहीं किया, मैं क्या करूँगा? तो उसने कहा कि भाई करना तो पड़ेगा तेरे को। तो मैं बोला रवि जी मेरे को ये प्लीज़ ये मत कराइए आप। सडनली आई सॉ एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति आ रहा था। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हो अर्जुन जी? अच्छा। मैंने बोला गोपी कृष्ण साहब? मैंने हाँ। चल 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 बैठेंगे। अच्छा अभी तो सुन, कल सुबह में मेरे पास आ जाना। मैं रवि जी को देखा, मैं रवि जी बस तू ऊपर वाले पे भरोसा करता है? मैंने कहा गोपी जी एक बात सही बोलता हूँ, मेरे को आप कुछ भी करने के लिए बोल दीजिए, मैं गा लूँगा, मैं कर लूँगा, चेंज कर दीजिए ना कि गाता है। बोले हिस्ट्री कैसे चेंज करूँगा मैं, तेरे को डांस करना ही पड़ेगा। तो मैं रवि जी को बोला, मैं रवि जी एक बात सुन लीजिए, मैं रवि जी का बड़ा मुँह चढ़ा हुआ था, मेरे को बहुत प्यार करता था वो आदमी। मैं बस एक बात सुन लीजिए, मैं जा तो रहा हूँ आपके बोलने पर, मैं कर भी लूँगा, लेकिन अगर नहीं अच्छा हुआ ना तो आप प्लीज़ वो नहीं करना, मेरा इमेज खत्ते ना। तो बोले तू एक काम कर, तू जा, मैं एक ऑलरेडी एक तैयार करके रखा हूँ, लॉन्ग शॉट पूरे भी उसके ले लूँगा, खाली तेरे क्लोजअप लूँगा, चलेगा? मैंने कहा वेरी गुड डन। तो मैं रिलैक्स था कि मेरे को कुछ करना नहीं। लेकिन वहाँ जब मैं गया तो गोपी जी के साथ ऐसा एक बॉन्ड बन गया, और उन्होंने मुझे 9 दिन 8 दिन सिर्फ बोला 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सिर्फ पैर निकाल, तू पैर निकाल। मैं सिर्फ वो पैर ही करता था। और मेरे साथ जो लड़की डांस कर रही थी उर्वशी, वो लखनऊ घराने की थी, गौरी नाम था उसका। वेल ट्रेंड जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी लड़की थी वो, और उसकी मम्मी भी वहाँ की नेशनल विनर थी लखनऊ की। तो वो तो एकदम निपुण थी। अब अपने तो तोते उड़े में क्या करें, और उसमें वो राजकमल साहब मुझे आके वो तोड़े सिखा रहे, वो तोड़े बता रहे कि ऐसा था ही। अरे मैंने कहा यार ये तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, हिंदी की प्रॉब्लम है ये, तो आर्ट ही कौन करेगा। लेकिन एनीवे गोपी जी ने कहा तू मेरे पे तू ऊपर वाले पे यकीन कर और मेरे पे भरोसा कर, हो जाएगा, तू करेगा। अच्छा गुरु वही बने थे स्वर्ग के अंदर, तो अगर कुछ होगा तो मैं आ जाऊंगा। तो उनके असिस्टेंट भी रेडी हो गए थे कि भाई अगर कुछ हुआ तो वी विल नॉट स्टॉप द शूटिंग। सर पहला शॉट, अब मेरे जितने भी जो कमीन दोस्त थे सब उधर ही थे। महाभारत हमारी जो ग्रुप था वो छोड़ता नहीं था किसी को, एक दूसरे को, मतलब अरे बाप रे बाप, एक से बढ़कर एक। तो सब बैठे हुए थे कि ये आज क्या करेगा देखेंगे।
वो तोड़े जो मैंने शुरू किया, मैं तो जो सिखाया था वही कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्लैप्स मिल गए मेरे को, तो क्लैप मिल गए। फिर देन रवि जी बोला बस तो अब कर लिया। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति, उसके लिए एक छोटा सा एक मैसेज दूंगा कि हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। डोंट बी स्केप्टिकल के यार मेरे से होगा या नहीं होगा। जैसे ही तुम ये सोचते हो कि मेरे से होगा या नहीं होगा, कबाड़ा। आप ये सोचो कि मैं कर जाऊंगा और भरोसा करिए ऊपर वाले पर। वो हर चीज वो ही करता है जो आपके हित में होती है। आप सोचते ना यार मेरे ये नहीं हुआ, अरे नहीं, इसमें भी कोई भलाई है आपकी। प्लीज रिलैक्स, आप करिए। मेरा एक्सपीरियंस है, आप कभी मात नहीं खा। तो फिर उसके बाद वो ब्रह्मलला का जो कैरेक्टर था वो मेरे लिए बड़ा चुनौती वाला कैरेक्टर था, और परमात्मा ने उसको ये कराया, इतना ये कराया कि आई वॉज, जब यहाँ अवार्ड हुआ था तो मेरे को ब्रह्मलला के लिए अवार्ड मिला। एंड महेश भट्ट ऑफर्ड मी अ रोल जो अमरीश पुरी जी ने सदाशिव अमरपुरकर ने किया, और उन्होंने मेरे को कॉपी किया है सड़क में बोल के मेरे को ये किया है। और मैंने जो बाद में जब मालूम पड़ा तो आई कॉपीड गोपी कृष्णा की चाल। गोपी कृष्णा कैसे चलते थे, क्या वो करते थे, और वो जो पखावत जो बनाया तो वो तो कुछ इंटरनल कुछ रिदमिक सेंस है, तो वो मैंने वो उसको मैच किया। अगर आपने मेरा वो सीन देख रहे हैं तो आप देखिए मेरे हैंड मूवमेंट बिल्कुल सिंक करते हैं। वो बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि मुझे पखावज बजाना आता नहीं है। मुझे मालूम है मेरे वो जो मैं मारता था तो मेरे पूरे हाथ काले हो गए थे उसको, क्योंकि वो ठेका लगाने का आई ट्राई टू गो ऑन द बीट, तो दैट्स हाउ। बट देन आई वाज अप्रिशिएटेड ऑन दैट। एंड मिस्टर N.T. रामाराव, उनका लेटर है मेरे पास, जो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया और मुझे कहा कि यू बी माई गेस्ट ऑफ ऑनर, स्टेट गेस्ट ऑफ ऑनर, बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड अ बेटर ब्रह्मलला एंड अर्जुन देन मी। ये उनके कॉम्प्लीमेंट्स थे मेरे लिए, जो आज भी है मेरे पास। तो जिस तरह से डांस की प्रिपरेशन थी, तो अर्जुन के कैरेक्टर के लिए भी कोई ऐसी रिहर्सल या प्रिपरेशन या ऐसी कोई तैयारी या स्पेशल ट्रेनिंग? क्योंकि वो तो आइकॉनिक बन गया, तो कुछ ना कुछ तो होगा उसके पीछे भी ज़रूर कि अर्जुन का कैरेक्टर, या क्या आपके दिमाग में खुद से आया होगा या अर्जुन का कैरेक्टर मेरे को, मुझे ये तैयारी खुद से करना चाहिए? फिर हम इसके बाद रवि जी पे आएंगे, क्योंकि आप बोले कि रवि जी के बारे में बिल्कुल बात करना चाहूँगा उनके बारे में। तो थोड़ा सा अर्जुन की प्रिपरेशन। हमारी प्रिपरेशन थी पंडित नरेंद्र शर्मा जी के स्क्रीन प्ले, हमारी प्रिपरेशन थी डॉक्टर राही मासूम रज़ा के डायलॉग्स, हमारी प्रिपरेशन थी जिस तरह से रवि जी ने हमको कल्चर किया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि मुझे हिंदी नहीं आती है अभी भी, और मैं चूँकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ और वहाँ पढ़ा हूँ, तो वहाँ हिंदी तो थी नहीं। और दूसरी बात ये थी कि सर प्रिपरेशन का रोल मिल गया वही काफ़ी है। मुझे यकीन मानो सिवा वो इमेज के मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हाँ ये 3 व्यक्तियों ने, और उसके बाद द क्रेडिट शुड गो टू माई एंटायर टीम ऑफ एक्टर्स। हम लोगों के अंदर एक ऐसी कमेडरी हो गई थी, एक ऐसा बॉन्ड हो गया था कि मैं आपको इंसिडेंसेस सुना सकता हूँ। अगर आपने वो दूत क्रीड़ा का एक सीन देखा होगा जहाँ करण बोलता है ये वेश्या है, ये है, वो है, द्रौपदी को बोलता है, और अर्जुन उठ के बोलता है करण। तो वो सीन चल रहा था और मेरे यहाँ पैकअप हो गया था, लेकिन हम लोग जाते ही नहीं थे घर पे, हम लोग वहीं रहते थे। 2 मेकअप रूम थे हमारे और बैठे रहते थे, क्योंकि रवि चोपड़ा जी जो थे, कहते हैं ना जिसकी जड़ें स्ट्रांग हो उसका झाड़ बहुत स्ट्रांग होता है, उसके ब्रांचेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। रवि इधर कहाँ जा रहा है तू? कभी खाना मंगा रहा हूँ मैं, कभी बिरयानी मंगा रहे हैं, कभी ये मंगा रहे हैं, कभी, मतलब हम लोगों को ये लग रहा था कि हम लोग एक फैमिली है। घर भूल गए थे हम लोग, घर भूल गए थे, वही घर बन गया था, और वो घर बन गया था हमारे लिए। तो जब ये शॉट हुआ तो रवि जी मॉनिटर पे बोले ओके, मैं भी बैठा था मॉनिटर पे। मैंने कहा रवि जी मेरे को मज़ा नहीं आया। और क्या बात करता है? हाँ रवि जी आई डिडंट लाइक इट। बोले तेरे रिएक्शन है? तो मैंने कहा मैं क्या रिएक्ट करूँगा, इसने बराबर बोला ही नहीं है, मतलब वो नहीं बोला है। तो बोला अच्छा एक मिनट देखूँ, शॉट देखूँ। अच्छा तो है, तो क्या तू क्या कर रहा है? मैंने कहा 1 मिनट। मैं गया करण के पास सामने, मैंने कहा पिंकी, उसको पिंकी बोलते हैं प्यार से, मैं पिंकी, वो मेरे स्कूल का दोस्त है, ही इज़ अ कंटेम्प्रेरी ऑफ माई स्कूल। अब पिंकी को मज़ा नहीं आया। बोला क्या बात करता है यार, मज़ा नहीं आया। मैं कहा तू एक काम कर, मैं तेरे को क्यों देता हूँ,
आ जा तो बोले ठीक है चलते हैं। वो वहाँ बैठा था, कैमरा इधर था, मैं उसके बाजू में खड़ा, मैं उसको बोला जो मेरे को बोलने का था मैं बोला 1 2 3, वो हाइप करके सब जो उसने फिर बोलना शुरू किया तो यकीन मानो उसके डायलॉग के बाद उसको क्लैप्स मिले एंड रवि जी बोले वाओ। तो हम लोगों के अंदर ये सब चीज़ें थी, हम लोग एक टीम की तरह काम करते थे, वी वर वर्किंग लाइक अ बॉडी। हम लोगों की जो महाभारत है वो अगर आप आज भी देखोगे तो एक बड़ी इंट्रीगिंग चीज़ होती, बड़ी इंटरेस्टिंग होती, क्योंकि उसमें आदमी घुस जाता है। एक तो डायलॉग इतने अच्छे थे, स्क्रीन प्ले इतने अच्छा रहता था, भृंग तुकरी साहब वो दोहे इतने अच्छे लिखते थे, और फिर राजकमल जी का जो म्यूजिक रहा करता, तो एक सक्षम चीज़ें हो जाती थी। एंड देन ऑन दैट वी हैड टू जस्ट इमोट। और फिर रफ्ता रफ्ता कहते हैं ना कि सोने को भी पत्थर पे रब करो तो वो पत्थर पे सोना आ ही जाता है। तो हम लोग जितने भी थे फिर वो हम लोग अपने अपने रूप में धारण हो गए थे। जब तक कि आप यकीन मानो, मैं पंकज की बात करूंगा, पिंकी की, हम लोग स्कूल के दोस्त हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे को ऐसे जब मेकअप होता था तब तक के तो बड़े अच्छी तरह से बात करते थे, कॉफ़ी पीते थे, ये करते थे। लेकिन उसके बाद जैसे मेकअप ऑन होता था, आप यकीन करिए हम एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखते थे। दिस वॉज द इम्बाइबमेंट ऑफ द कैरेक्टर विद इन योर सेल्फ व्हेन यू डू योर होमवर्क। सो दिस वॉज द थिंग। ये अच्छा था। सर B.R. चोपड़ा जी के बारे में बताइए। आपने कहा था बात करते हैं, जानना चाहते हैं B.R. चोपड़ा जी, उनकी टीम, उनका प्रोडक्शन। मेरे लिए B.R. चोपड़ा साहब सिर्फ रवि चोपड़ा थे, जिसको मैं प्यार से बॉसी बोलता था। इनके ऊपर मैं पूरा इंटरव्यू बात कर सकता हूँ, 3 4 5 6 घंटे बात कर सकता हूँ, वो ऐसा इंसान था। और B.R. चोपड़ा साहब के साथ मैंने काम नहीं किया क्योंकि वो कभी सेट पे आते नहीं थे, मेरे लिए बॉसी ही थे। और यकीन मानिए सर, हमारे महाभारत के जितने भी लोग हैं, इनको अंदर थी बात, लेकिन उसको बाहर उभारा है चोपड़ा साहब ने, आई मीन रवि चोपड़ा जी ने। उन्होंने बॉसी बोलता हूँ, हम सब बॉसी ही बोलते थे उनको। बॉसी इतनी खूबसूरती से हर चीज़ को एक्सप्लेन करते थे, करके दिखाते थे। मैं तो बहुत लाडला था, मैं बॉसी समझ में नहीं आता, करके दिखाओ तू यार, मैंने करो नहीं तो फिर मैं बॉसी, फिर प्लीज़। तो वो करके दिखाते थे हमको। और ऐसा हर एक सीन, हर एक सीन मतलब कि कैसा? नहीं, हर एक सीन की, जहाँ आप लोग फंसते हो गए, जहाँ हम लोग रुकते थे या जहाँ हमको ऐसा लगता था कि नहीं वो करना है, तो वो अच्छा उनका एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अब हम अपने कॉन्सेप्ट से करते थे। तो व्हाट हैपेंस विथ ऑल द एक्टर्स, एक्टर अपना फ्रेम देखता है, डायरेक्टर पूरा फ्रेम देखता है। तो डायरेक्टर जो थे वो क्या करना है क्या नहीं करना है वो करते थे। देन व्हाट हैपेंस कि बॉसी जितने भी एक्टर हैं इनको मार मार के मुसलमान बनाया गया है। स्पेशली मुझे तो कुछ मालूम नहीं था तब तक के, लेकिन उन्होंने फिर लेफ्ट ऑफ द कैमरा, राइट ऑफ द कैमरा, फेसिंग क्या होती है, कैसे देखना है, क्या बात करना है, किधर टर्न करना है, किधर पॉजेज लेना है और किस तरह से एम्फेसिस करना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आई एम ऑलवेज इंडेटेड टू यू मिस्टर बॉसी, रवि चोपड़ा, आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू यू सर। ओवरऑल आपका एजुकेशन ही हुआ है वहाँ पे इस तरह का? मेरा नहीं, हम सबका एजुकेशन, मतलब आपकी पूरी टीम का, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के सब उसमें नए ही थे, सारे के सारे, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट के सब न्यू कमर्स थे और नए लोगों को उसमें काम मिल रहा था। सर, महाभारत के अलावा जो आपने अलग तरह की चीज़ें की हैं, महाभारत में तो आपने एक बहुत ही सकारात्मक हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर निभाया अर्जुन, लेकिन उसके बाद आपने कदम रखा फिल्मों, जहाँ पे आपने एक अलग तरह की इमेज क्रिएट की, चाहे वो जिगर हो, चाहे वो जालिम हो, चाहे वो तिरंगा हो, और उसके बाद उससे भी अलग एक अलग आपने रेसलाइन बनाई, आई थिंक मेहंदी फिल्म। तो सर ये सब कैसे आ गया अचानक से? अर्जुन की लाइफ अचानक से दुर्योधन में कैसे तब्दील होती है? मयंक भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पापी पेट का सवाल है। उन दिनों की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ टेलीविज़न को इतनी महत्व नहीं दी गई थी। थैंक्स अ लॉट टू शाहरुख खान, थैंक्स अ लॉट टू हिम, बिकॉज उन्होंने टेलीविज़न में आके टेलीविज़न का एक मकाम बढ़ा दिया और आज वो जिस मकाम पर हैं, भगवान उनको और तरक्की दे। मेरे बड़े इज्जत करते हैं वो, क्योंकि आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ वर्किंग विद हिम एंड करण अर्जुन। तो मैं जानता हूँ वो बहुत ही
अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, और जो वो दिखावा नहीं है उसमें, बहुत ही प्यारा इंसान है। इवन सलमान, ओ दे आर जूनियर टू मी, बट क्या इज्जत का दायरा है उनमें। और ये लोग जो बातें बनाते हैं, वो अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी को देखेंगे तो बहुत ही सक्षम है वो। कोई भगवान इसी तरह से उनको इतनी ऊंचाई नहीं देता। सर, उन दिनों जब मैं महाभारत किया था, उन दिनों टेलीविज़न को एक टैबू माना जाता था। मुझे याद है मैं सुभाष घई जी के पास गया था आफ्टर महाभारत, तो कहा यार तुमने तो कमाल एक्टिंग की है, मतलब फिनोमिनल, ये बताओ ये नेचुरल था या प्रॉम्प्टिंग था, क्या था? मैंने कहा कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल नेचुरल था। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं। तो ये टैबू जो था, मुझे सुभाष घई जी बोलते हैं कि भाई ऐसा है, तुम एक्टर तो बहुत अच्छे हो, लेकिन यार टेलीविजन में इतने एक्सपोजर हो गया है कि अब नहीं होगा। मायूस होकर चला आया, काम ही नहीं मिल रहा था। बहुत जगहों पे फिर मैं गया, एक्चुअल स्ट्रगल करने लग गया था मैं जी। उसके पहले कभी स्ट्रगल नहीं किया मैंने। मंजिल मंजिल मेरे को ऑन द प्लेटर मिल गई, उसके बाद फिल्म मेरे को प्लेटर में मिल गई, महाभारत मिल गई। लेकिन महाभारत के बाद वैक्यूम आ गया, बिकॉज प्रोड्यूसर्स ले नहीं रहे थे। सडनली सलीम अख्तर, आफ्ताब फिल्म्स वाले, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि भाई एक रोल करना है, विलन का रोल करोगे आप? मैंने कहा करूँगा। मेरा डिलडॉल, मेरा बॉडी बड़ी बिल्ट अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि जिगर नाम की पिक्चर है। मैंने कहा ठीक है, करूँगा सर। और इस तरह से एक विलन का जन्म हुआ। जिगर के बाद मैंने कहा आई डिड नॉट सी बैक। बहुत सारी फिल्में किया, और जो फिल्म आपने मेंशन किया है, मेहंदी, ये हुआ ये था कि इस फिल्म में मेरा एक इंस्पेक्टर का रोल था जो मोनिश बहल ने किया है। मोनिश बहल ने किया। उसका नाम भी अगर नेम प्लेट देखेंगे तो अर्जुन ही है। अब हुआ ये कि भाई इसका जो मेन रोल करने का था वो शादाब खान, अमजद खान के बेटे कर रहे थे। अब somehow the other ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो आ ही नहीं रहा था। अच्छा, हम जो थे वो सलीम भाई के कैंप के खास, तो हम लोग चलो फिरोज मियाँ, तो उनके साथ ही जाना, उनके साथ ही आना। तो मैं तो ऐसे ही बैठा था, बोले मुहूर्त है तो चलो बैठते हैं। तो 10 बज गए, 11 बज गए, 12। अच्छा, सलीम अख्तर साहब जो टाइम के बड़े पक्के हैं, पूरा यूनिट, रानी मुखर्जी वगैरह, शक्ति कपूर, मैं, सब बैठे में उधर, मुहूर्त शॉट, वो बंदा ही नहीं आया और हम लोग न्यू बॉम्बे में कर रहे थे। तो सलीम अख्तर साहब ने फ़ोन करके पूछा कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? तो वो अमजद खान साहब की जो अहलिया है, उन्होंने कहा कि भाई सलीम भाई वो क्या है ना, वो बहुत सारी पिक्चरें एज ए हीरो कर रहा है, तो ये रोल उसके लिए टैबू होगा। अच्छा कोई बात नहीं, देखो फिरोज मियाँ। मैंने कहा हाँ चलो तैयार हो जाओ जाओ। मैंने कहा क्या? बोले वो रोल करने का है आपको, मेहंदी का। तो मैंने तो महाभारत में किया ही था जनके का रोल, तो मुझे कहा वो रोल करना है। तो पहला शॉट था शक्ति कपूर के साथ। तो मैंने जब वो चल के आया और उसके पास आके बैठा करा, तो वो शॉट देते देते हंस दिया। बोला यार अर्जुन तू क्या कर रहा है? मैंने कहा क्या कर रहा हूँ, मैं जो मैंने किया हूँ वही कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेहंदी का बिल्लू पैदा हुआ। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इस फिल्म के अंदर मेरे को नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। मिला नहीं, मिला एक वो कोई मद्रास का कोई पता नहीं कौन था, उसको दिया गया। और मेरे को शायद 1 पॉइंट या आधे पॉइंट से मैं रह गया था, लेकिन कोई बात नहीं, आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नेशनल अवार्ड, दैट वॉज इनफ। तो वो सेटिस्फैक्शन हुआ। लेकिन वो कैरेक्टर आज सबके लिए यादगार है जी। वो कैरेक्टर थैंक्स टू गोपी कृष्णा जी, थैंक्स टू बॉसी एंड थैंक्स टू द यूनिट ऑफ महाभारत कि आई कुड डू दैट रोल ऑफ मेहंदी। तो सर आज क्या ज़्यादा होता है कि आपको लोग इन रोल्स की वजह से ज़्यादा याद रखते हैं या अर्जुन की वजह से लोग ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं? सर जिंदगी के अंदर एक बात याद रखना, आपका एक कैरेक्टर ही पूरे वर्ल्ड को मालूम होगा और दैट इज अर्जुन। अमरीश जी ने इतने रोल किए लेकिन उनका मोगैम्बो, देखिए आपने बोल दिया। तो मैं जी एक रोल जिंदगी के अंदर सब पर भारी होता है एंड दैट्स अर्जुन। आज भी मैं अर्जुन की भांति, और शायद इधर भी बैठा हूं तो अर्जुन के लिए ही बैठा हूं इधर। ये अर्जुन का रोल जब सर आपने किया, उसके बाद लाइफ में कभी भी कोई ऐसा मोमेंट आया जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, कोई ऐसा मोमेंट कि यार लोग अर्जुन की वजह से मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते, इतना ज़्यादा पसंद करते? कोई कहीं भी किसी इवेंट्स में या कहीं किसी सेलिब्रेशन में या कभी किसी पार्टी में
जहाँ पे किसी ने कुछ ऐसा किया हो कि आपको लोगों ने अर्जुन को लेकर के अर्जुन अर्जुन? एक नहीं है, कई इंसिडेंट देखिए, आँख भर आ रही है, क्योंकि क्या है, ये एक ऐसा ज़िंदगी का मोड़ था, आया था कि कभी सोचा नहीं था कि ये उरूज पे जाऊंगा मैं। इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये था कि मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने चला जाऊं, ये नहीं हो सकता था। लेकिन वो प्यार था, क्योंकि लोग क्या है, दे वांट टू टच यू, दे वांट टू फील यू, दे वांट टू पुट एन एडुलेशन इन फ्रंट ऑफ यू कि भाई हम तुमको इतना प्यार करते हैं। दैट वाज रियली वेरी ओवरवेलमिंग। एक इंसिडेंट नहीं है, मेरे पास 2-3 इंसिडेंट। मैं लंदन गया था अपनी बेगम के साथ, और हम जा रहे थे एस्टोनिया। तो वो जो जर्मनी की तरफ से, वो जो पेरिस से कनेक्टेड था वो जगह, लंदन टू पेरिस एंड पेरिस टू एस्टोनिया, वो जो हाईवे था, मैं रेंट अ कार चला रहा था, तो थोड़ा सा रोमांटिक बन गया। मैंने कहा आई लव यू जोर से बोला, एक गाड़ी आके रुक गई आगे के, मैंने वो मर गए। मैंने कहा ये तो अभी कान को तकलीफ हो गई, वो आके बोलेगा तो पैसे दो। और मैंने कहा मेरी वाइफ को, मैंने कहा कैश, जितना भी कैश है दे दे अभी, क्योंकि ये अभी चालान करेगा और बैंड बजेगा। तो उसने जब मेरे को कॉर्नर किया, तो मैं बोला यार पहले सॉरी बोलेंगे उसको, अगर वो मान गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा, कैश वी कांट गो फॉर हॉलिडे बिकॉज आई हैव टू पे। तो उतरा, बोला अर्जुन। मैंने कहा जी। अरे बोला साहब हम तो खाली फ्लीटिंग आपको देखे और हम पहचान लिए, देखा। मैंने कहा थैंक यू। बोला कहाँ चले? मैंने कहा भाई मैं पेरिस जा रहा हूँ, पेरिस के बाद एस्टोनिया जाऊँगा, यानी जा रहा हूँ सर। तो मुझे नहीं मालूम था कौन था वो, बाद में मालूम पड़ा। उसने बोला सर ये मेरी मर्सिडीज है, ये आप चलाएं, मैं ड्राइवर दे रहा हूँ, क्योंकि उसका ड्राइवर था। बोला वो मेरी गाड़ी, मैं आपकी गाड़ी लेके चला जाता हूँ। मैंने कहा अरे भाई वो रेंट कार है। वो बोला वो मेरे को काम है, मैं शाम को गाड़ी दे दूंगा, आप मेरी गाड़ी जाके घूमिए और सब आपका देखेगा। तो मेरी बुकिंग तो हुई थी, तो साहब हम जहाँ जहाँ चले जाए। अब वो इंडियन मेंटालिटी ना, ये कितने का है देख तो जरा, तो उसका प्राइस देखे, अरे ये तो बहुत महंगा। अब उन दिनों जो कमाते थे, हमने बताया 3,000 रुपया, तो अब कहाँ इतने पैसे रहते थे, जो लिमिटेड था वही था। तो मैं वो देख कर छोड़ दूँ। अरे भाई जब हम लोग वापस आने लगे तो मैंने देखा कि घर पहुंच गए हम लोग। हम अपने लंदन वापस आए, तो वो ड्राइवर को उसने पूछा, ओ बराबर सब ठीक है? तो गुजराती था। तो તમે जरा मारा घर છે, તમે ત્યાં રહી जाओ, वहाँ रह जाओ आप। मैंने कहा सब मैं होटल, बोला अरे वो होटल चेकआउट कर दिया, चलो नहीं तुम्हारे, आ जाओ बेसी जाओ तुम्हें। तो साहब हम लोग उसके बंगले में चले गए। मैं देख रहा हूँ जाने का एक दिन था बाकी, तो उसने बोला साहब एक छोटी नम्र विनंती है तुम्हारे। तो कह गए शू? बोला मेरा जो घर है ना, वो मेरी माँ से मिलने चलेंगे आप। मैंने कहा चलूँगा। तो साहब चुनाचे हम दूसरे दिन सुबह में, बोला पूजा है तो भी कुर्ता पैजामा पहन के, नहीं कुर्ता पैजामा नहीं था मेरे पास, उन्होंने सिल्क का कुर्ता पैजामा लाया मेरे लिए। अच्छा उन्होंने? हाँ उन्होंने, मैंने बिल्कुल नहीं लाया सर। और मैं वहाँ से जब गया अंदर, तो उनका घर क्या था, संगमरमर लगा हुआ ये वो, और ऊपर एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। तो मैं ऊपर चढ़ के गया, इससे पहले कि मैं उसके पैर छूऊं, वो मेरे पैर छूकर मेरे को बोलती है हमारे घर तो भगवान आ भी गया। अरे मैंने कहा भैया, मैं बोला प्लीज़ मेरे को भगवान ना बनाए। और जब उसने अपना वो जो द्वार खोला मंदिर का, मेरे को बोला आप खोलिए, तो मैंने उसके रिबन काटा। और जब खोला तो आप यकीन मानिए संगमरमर की मूर्ति थी वहाँ। कृष्ण के रूप में नितेश भारद्वाज था खड़ा हुआ, और अर्जुन के रूप में मेरी शक्ल थी। मेरे आंख से जार जार पानी आने लग गया सर, कि इतना प्यार कौन करता है सर। और मैं बहुत उनका, ये तो ब्लेसिंग्स है सर। और ये बिल्कुल ब्लेसिंग थी सर, मेरी माँ की दुआएं थी। और मैं निशब्द हो गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर हम लोग ने खाना वाना खाया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो बोला साहब इधर आओ आप, तो लेकर गया। तो रूम में मैंने देखा, मेरी वाइफ को बोला, मैंने कहा ये तो मैंने तुमने वहाँ देखा था? बोली हाँ। मैंने कहा ये यहाँ क्या कर रहा है? तो जो चीज़ों को हमने सिर्फ प्राइस टैग देखा था, उसके ड्राइवर ने वो खरीद के रख लिया था। वो आदमी का नाम था जयंतीलाल पाव। लेस्टर के अंदर उनका जलपुर मिल्स है, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति है।
वो मरहूम आज नहीं है, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन आज भी उनकी फैमिली आती है मेरे घर। अभी भी हम कभी, मेरा बेटा लंदन गया था शूटिंग के लिए, तो वो लोगों ने पूरा केयर किया। सो ये चीज़ें दिल की, और ये अर्जुन की बात, अर्जुन की वजह से मिली है मुझे। तो मैं सर, इट्स रियली टचिंग कि इतना प्यार दिया है अर्जुन को लोगों ने। ये तो एक इंसिडेंट मैंने बताया सर, कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि जो मुझे कई कस्टम्स में या कहीं भी कभी खड़ा नहीं रहना पड़ता। अरे अर्जुन जी आइए आइए आइए, प्लीज़ आइए, इधर आइए। कहीं भी चले जाओ, तो कहीं एयरपोर्ट पे चले जाओ तो कभी पहले वन यही मिलता है हमको, लेकिन कभी नहीं मिले तो द पीपल ऑफ द एयरलाइंस मेक इट अ पॉइंट कि नहीं सर, ये आपके लिए प्लीज़ ये सीट पर आप बैठिए। तो इतना प्यार किसको मिलता है सर? ऊपर वाले का करम है सर। ये सिर्फ अर्जुन की वजह से ही मिलता है सर। मतलब आई एम थैंकफुल टू द लॉर्ड। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना प्यार मुझे हिंदुस्तान ने दिया, ये मकाम दिया। और यही बातें थी, इसी वजह से मेरी माँ मुझे अर्जुन कहती थी सर। हम लोग अफरीदी पठान हैं, मेरा नाम तो फिरोज़ खान है, लेकिन इससे बड़ी बात क्या हो सकती कि मेरी माँ मुझे अर्जुन बुला के पुकारती। तो मैं ऋणी हूँ, मैं इस देश का ऋणी हूँ, और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे देश में दिलों के अंदर भेदभाव नहीं है। लोग उसको मनगढ़ंत बना के अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो कोई हिंदू या कोई मुसलमान नहीं है, हम सिर्फ इंसान हैं। और हम लोगों के दिलों में उतना ही प्यार है, क्योंकि हम लोगों की माँओं ने उतना ही कष्ट लिया है हमको जन्म देने के लिए। तो कहाँ से भेदभाव आएगा सर? बताइए ना आप। सर पानी पिएंगे आप? एक हाँ, बहुत इमोशनल मोमेंट है सर ये जो आपने शेयर किया, मतलब मेरे को सुन के मेरा गूज़ हो गया। अरे सर, ये मैं तो क्या बताऊँ, हिंदुस्तान एक इतनी खूबसूरत जगह है। यकीन मानिए जो मुझे सुन रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान से अच्छा मैं वर्ल्ड घुमाऊँ। इतना प्यार और इतना दुलार और इतनी इज्जत। फॉरगेट अबाउट मी बीइंग अर्जुन, इवन ए प्लेन ह्यूमन बीइंग। मैं मस्कत गया था सर, और मस्कत के अंदर कस्टम्स में हमको खड़ा रहना पड़ता था। अब वहाँ के लोगों की मैं निंदा नहीं करता हूँ, उनका अपना उसूल है। मैं शो के लिए गया था सर, तो मैंने देखा एक बुजुर्ग औरत थी, वो चल नहीं पा रही थी, तो वो उसको बड़ा लाइन में आओ। तो मैं जाके उसको हेल्प करने गया, तो मेरे को बोला तुम जाओ, खड़ा रहो, वो जाएगा। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, प्लीज़ टॉक विथ मी पोलाइटली। आप, ये बुजुर्ग औरत है, मैं इसको हेल्प कर रहा हूँ। तो वो कुछ अरबी में उसने बोला कि इसका वीज़ा कैंसिल कर देंगे। मैंने कहा ओके, मेरा वीज़ा कैंसिल करना कर लीजिए आप, लेकिन मैं इस औरत को हेल्प ज़रूर करूँगा। तो उसका जो चीफ था वो मॉनिटर में देख रहा था, वो आया, वेरी नाइस मैन, बोला यस व्हाट हैपेंड? आई सेड सर, शी इज अ वेरी ओल्ड लेडी एंड शी कांट वॉक, सो आई एम जस्ट हेल्पिंग हर। दिस मैन इज बीइंग सो रूड। यस आई सॉ, कुछ बोला उसको, नो यू डोंट वरी। उसका वीज़ा लगाया, बोला ओके यू गो, यू आर सन डॉटर? आई सेड नो, आई एम नोबडी टू हर, बट शी इज़ फ्रॉम माई कंट्री एंड दैट वे शी इज़ माई मदर, सो प्लीज़ हेल्प हर। उसका उसने फट करके थप्पा लगा, मेरे को बोला यू कम टू माई ऑफिस। आई सेड कम टू माई ऑफिस, क्या करेगा, ज़्यादा ज़्यादा डिपोर्ट कर देगा और क्या करेगा। उसने मेरे को कॉफ़ी पिलाया सर, और उसने मेरे को बोला आई लाइक योर ह्यूमैनिटी जेंटलमैन। आई सेड थैंक यू वेरी मच। तो इंसानियत हमारे इस देश की सभ्यता और संस्कृति में कूट कूट के भरी हुई है। ये हम लोगों का एक गुब्बार है कि हम ये समझते हैं कि ये दूसरे प्रांत का है, ये इधर का है, ये उधर का है, ये दूसरे सेक्ट का है। नहीं सर नहीं, हमारे दिल जुड़े हुए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में। यह बात तो आपने बिल्कुल, मतलब सच्ची बात है ये। हम सब एक ही मिट्टी से बने हुए। आपके समय का बॉलीवुड और आज की बॉलीवुड, आपके समय की फिल्म इंडस्ट्री, आज की इंडस्ट्री, उस समय के एक्टर्स, आर्टिस्ट, अभी क्या डिफरेंस देखा आपने? बहुत बड़ा गैप आपने देखा,
या इतना लंबा समय जो आपने दिया, इतने डेकेड्स आपने दिए, इस बीच में क्या डिफरेंस आपको, मेजर डिफरेंस क्या, ये चीज़ जो पहले थी वो अब नहीं है, या जो अब है वो पहले क्यों नहीं थी? मुझे यूँ लगता है सर, मैं बहुत ही अदना सा इंसान हूँ ये बोलने के लिए, लेकिन लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा। फिल्म की बात तो दिगर है, मैं पहले अपने टेलीविज़न पर ही आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे एक मकाम मिला है, तो मैं इसकी तुलना पहले कर लूँ। और इसकी तुलना के अंदर मैं ये समझता हूँ सर कि पहले जो लोग काम करते थे, जैसे हमने महाभारत में काम किया, हमने अपनी रूह डाला था उसमें रूह थी, उसमें लोग ये काम करते थे कि इसके अलावा और कोई काम नहीं है, यही करना है। आज के जो भी बनता है, आज बड़े इनोवेशन होते हैं, बड़े गैजेट्स हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो रूह कहाँ है सर? रूह का डिफरेंसेस है, रूह नहीं है सर। और सिमिलरली पहले के अगर आप गाने भी देखो या पहले की पिक्चर देखो, भाभी देखो या दो गज ज़मीं के नीचे देखो या कोई भी फिल्म आप उठा के देखो पूरी, उसमें रूह थी सर, उसमें एक मैंडेट था। आज की फिल्में जो बनती हैं वो कहीं जाके, मैं इनकी निंदा नहीं करूंगा क्योंकि वो भी कमर्शियल हैं। हाँ। जो पब्लिक चाहती है वही देंगे ना, वो तो वही देंगे। सर यहाँ देखिए सब अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं। इट्स ऑल्सो एन बिजनेस। तो अभी आप बोलोगे कि जी मैं रामचली वो बनाऊं मैं, या मैं कुछ और बनाऊं, धार्मिक बनाऊं, तो कुछ हद तक के चलती है, लेकिन कुछ हद तक के नहीं भी चलती है। तो आज की जो टॉपिक्स हैं, आज का जो सिलसिला है, आज की जो फिल्में चल रही हैं, वो वायलेंस है, ये है, वो है, तो वो ये द टाइम हैज़ चेंज विद पीपल्स फ्रेम माइंड। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता इसमें क्या है कि जो हमारी नई जनरेशन आई है, उनको क्या देखना है, उनको जो देखना है वो प्रोड्यूसर परोसता है। तो जब वो प्रोड्यूसर वो परोसता है तो आप शिकायत नहीं कर सकते सर उसके अंदर, क्योंकि वो भी तो पैसे ही कमाने के लिए कर रहा है ना। तो इसलिए वो एज एन इंडिविजुअल आई फील दैट द लैकिंग इज ऑफ द सब्जेक्ट। वो चीज़ें कहाँ हैं, वो रूह की सब्जेक्ट्स नहीं है। आज बस सिर्फ ताम झाम धड़ाम धड़ूम, तू उठ मैं बैठ मैं चला, ये कला, और पता नहीं कितने अश्लील गाने भी आते हैं। वो पहले ना वो गाने अच्छे हैं ना वो रूह है, तो बस चलता रहता है सर। ये रूह की बात आपने की, इसी सवाल के जैसा ही एक और सवाल, क्योंकि ये महाभारत से जुड़ा है, कि आज के भी जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स हैं, जो शोज़ आ रहे हैं, जो एक्टर्स हैं, इनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और या फिर मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि महाभारत जैसा शो अपने आप में यूनिक था और इस जैसा दोबारा कोई शो नहीं हो सकता है, क्या आप ऐसा सोचते हैं? मयंक भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, शो की डेडिकेशन, शो का परसिवियरेंस, शो की इमोल्यूमेंट्स वही के वही है। परंतु महाभारत इसलिए चली कि उसके अंदर हमारे राइटर्स बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने फैक्चुअलिटीज बात किया, दे वर वेरी प्रैग्मेटिक, और हमारे डायरेक्टर ने पूरी जी जान से उसको मेहनत किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज की तारीख के अंदर नहीं है, लेकिन मैंने फिर यही कहा ना कि कहां हैं वो लोग, कहां गए वो लोग जिनको वो देखना था। जैसे भाभी थी, जैसे महाभारत था, रामायण थी, यानी सरस्वती चंद्र, वो जो बनाते थे, एक्टर तो वही हैं। आज के भी एक्टर बड़े धाकड़ हैं, उनसे काम निकलवाइए ना, कुछ ऐसा दीजिए कि वो जो दिल से बात करें, दिल से इस चीज को पेश करें, ठीक है ना। एंड व्हेन देयर इज हार्ट एंड सोल मिक्स्ड, देन ओनली यू गेट अ गुड प्रोडक्ट। क्या महाभारत के बाद आपको वापस किसी ने किसी और माइथोलॉजिकल में कभी वापस अर्जुन का रोल ऑफर किया है? नहीं, महाभारत के बाद मुझे माइथोलॉजिकल काफ़ी रोल्स ऑफर हुए कि भाई आप ये करो वो करो। अब देखिए क्या होता है कि अर्जुन के रोल के लिए वो बात है आज तकरीबन 35 साल पुरानी। उन दिनों की बात, उन दिनों की जवानी का रूप और उन दिनों का जो डिलडॉल था, वो आज तो नहीं आ सकता ना। वक्त किसी को छोड़ता नहीं है सर, वक्त के साथ हर इंसान को ढलना है। तो कोई अर्जुन का रोल मुझे ऑफर भी करेगा तो मैं हंसूंगा कि नहीं यार, दैट इज़ नॉट माई कंसेप्ट। आज नए लड़कों को ले आओ, नए बच्चों को ले आओ, नए नए लोगों को। तो उन लोगों ने मुझे ऑफर किया। अब मुझे आप बताइए कि अगर आपको एक अच्छा खासा खाना परोसा जाए, आपके मन पसंदीदा, और पेट भर के आपने खा लिया, फिर आपको कोई दूसरी इडली या वड़ा सांभर या मेडू वड़ा दिया जाए, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो भी अपने अनाज ही है, तो आप नहीं खाएंगे क्योंकि आपका पेट भर चुका है। आपने वो चीज़ खा ली है जो अब ये शायद नहीं खाओगे।
तो अर्जुन के बाद यार अब दिल नहीं होता कुछ और करने का। अच्छा, इसके बाद मैं आपके पर्सनल कुछ थॉट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक पर्सनल सवाल है जी, और ये मेरा पर्सनल सवाल है स्पेशली कि आपने सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। यू हैव डन 376 फिल्म्स, 367 सॉरी। तो शाहरुख, सलमान, अक्षय, अजय, मतलब दीज आर द 90s किंग। ये 90s के किंग थे, इन्होंने 90s के एरा को डेवलप किया, बनाया। तो सिर्फ एक छोटी सी बात है कि इनमें से सबसे ज़्यादा मज़ा, सबसे ज़्यादा इनकरेज या सबसे ज़्यादा आपको हार्ड वर्किंग या सबसे ज़्यादा एंथुसियाज्म में कि किस एक्टर के साथ लगा कि ये एक्टर सबसे बेस्ट है? मतलब एक्टर तो सारे बेस्ट हैं, बट एक है ना कि यार ये मेरा फेवरेट है, इसके जैसा काम मैंने किसी का नहीं देखा आज तक। मरवाओगे क्या? एक का नाम तो ले नहीं सकता मैं। देखिए, ये आपका बड़प्पन है, ज़रा नवाजी है, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं मैं आपको बता दूं कि दिलीप कुमार से लेके देवानंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र, अजीत साहब, राजकुमार एंड फॉलो अप के अंदर नई पीढ़ी के अंदर अजय, अक्षय, शाहरुख, सलमान, अभिषेक, सब टॉप के जो जितेंद्र, टॉप के जो लोग थे उनके साथ मैंने काम किया। मैं अगर ये पिन पॉइंट करूं कि ये अच्छा है या वो बुरा है, इंक्लूडिंग आमिर खान के साथ कयामत से कयामत में मतलब मेरे तो ये बोलता हूं कि भाई आप कोई ए ग्रेड फिल्म का हीरो बोलिए और मैं उसकी पिक्चर बताऊंगा कि ये पिक्चर है, आप देख लीजिए गूगल में। या तो ये ऊपर वाला का बड़ी दया है मेरे पर के, और मैंने कोई भी बी ग्रेड की फिल्म नहीं किया, आज तक नहीं किया। तो हुआ ये है कि आप जो बोल रहे हो ना कि तकाजा कर रहे हो कि कौन अच्छा था इसमें, कौन मेहनत करता है और कौन काम करता है, यकीन मानो जो नए क्लाइंट में सब मेहनत बराबर करते हैं, टूट के करते हैं मेहनत। और मैं किसी एक को पिन पॉइंट करूं कि यार ये उससे 19 था, ये 20 था, तो ये गलत होगा, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर को बहुत खूबसूरत निभाते हैं। और आप देख लीजिए मेरी जितनी भी पिक्चर है इनके साथ है, सब हिट पिक्चर है। तो मैं कहूँ कि भाई शाहरुख एकदम मेहनती है, बहुत ही धमाल करता है, तो वो सलमान से अलग नहीं है। सलमान भी उतनी मेहनत करता है, अजय उतने ही मेहनत करता है। मैंने जितने लोगों के साथ पिक्चरें किया है, आई हैव बीन रेपिटेटिवली, मैं मिठुन के साथ पिक्चर किया हूँ, गोविंदा के साथ किया हूँ, 16 पिक्चरें किया हूँ। तो सब अपने काम में बड़ा निपुण है सर, बहुत निपुण है। तो कोई एक नहीं है। और मैं एक बात बता दूं आपको, आपके प्रश्न का उत्तर एक ही लाइन में दूंगा कि अगर ये सिंसियर नहीं होते ना सर, सिंसियरिटी ऑलवेज पेज, इट इज नेवर फार्सिकल। वो मन गढ़ंत कहानी नहीं है। आप जब ये करते हो ना सर, तो उसका फल मिलता है आपको। तो ये जितने भी आपने नाम लिए 90s के हीरोज हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी जगह पे उतनी मेहनत की है, तभी वो आज इस मकाम पर है सर। तो आई हैव एंजॉयड वर्किंग विद एवरीबॉडी, बिलीव मी। ये मैं कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे रहा हूँ, बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत मज़ा आया। मुझे आपका जवाब सुन के मज़ा आया। सक्सेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? व्हाट इज सक्सेस? नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सक्सेस और नॉट बीइंग सक्सेसफुल, ये सिर्फ परमात्मा के हाथ में है। मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। फल की इच्छा मत कर, तो अपना कर्म कर। गीता का पहला श्लोक बता रहा हूं मैं आपको। आप अपने कर्म अच्छे करिए, आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए, वो फल देना उसका काम है। किसी को जल्दी दे देता है, किसी को लेट देता है, लेकिन अगर आपकी मेहनत सच्ची है, आपकी लगन सच्ची है, आपकी निष्ठा सच्ची है, तो यकीन मानो भगवान कभी आपको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके विषय में पूरी तरह से जानता है। 7 पर्दों के अंदर आप रहेंगे तो भी वो जानता है कि आप क्या कर रहे हो। आप समझते हो मैं ये कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा है, दरवाजे बंद है, अरे जा, कभी ऊपर देख, सब देख रहा है वो। तो आप अच्छे बनो, अच्छे काम करो और मेहनत से काम करो, लगन के साथ काम करो, सक्सेस अपने आप आएगी। सक्सेस के पीछे दौड़ोगे तो या फिर तुम काम भूल जाओगे। तुम काम तो करो, सक्सेस अपने आप आएगी आपके पास। तो मेरे हिसाब से द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज द हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन। सर, आज जब भी लोग आपसे मिलते हैं, आपके फैंस आपसे मिलते हैं, तो आपसे गुजारिश करते होंगे कि अर्जुन का कोई डायलॉग सर सुना दीजिए। अर्जुन, तो आज हम भी चाहेंगे कि अर्जुन का कोई एक ऐसा आइकॉनिक डायलॉग जो आपको बड़ा फेवरेट हो आपका, कि यार ये मुझे बोलने में बड़ा मज़ा आता है, और लोग अक्सर उस चीज़ की डिमांड करते कि सर। यार ये तो बहुत
बड़ा डायलॉग है और मेरा फेवरेट भी है। लेकिन अगर आप इसको इंटरव्यू के बाद सुने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी बहुत है। सर कुछ छोटा सा सुना दीजिए। छोटा सा सुनाऊंगा तो वो कोई मतलब नहीं रखेगा, क्योंकि जो अर्जुन है, जो अर्जुन का क्लास है, वो उसी डायलॉग के अंदर है, उसकी पूरी छवि उसमें नजर आएगी आपको। बाकी का तो अगर कहा जाए कि भाई नॉलेजेबल डायलॉग है, हाँ नॉलेजेबल डायलॉग तो वही है कि भाई वासुदेव कृष्ण निंद्रा में सोए हुए हैं और दोनों आते हैं, दुर्योधन और अर्जुन, उनसे सहायता मांगने। तो दुर्योधन पहले आता है और जाके उनके सर पे बैठ जाता है, और अर्जुन आते हैं, वो अपने उसके पैरों के पास खड़े हो जाते हैं आके। जब वासुदेव कृष्ण की आंख खुलती है तो पहले वो अर्जुन को देखते हैं, कहते हैं कैसे आना हुआ पार्थ? तो वो बोलता पहले मैं आया हूँ। तो बोला देखा मैंने पहले पार्थ को और वो तुमसे छोटा है, तो पूछने का मुझे हक उसको पहले है, जवाब देने का अर्थ उसको है, कहो। तो अर्जुन कहते नहीं वो मुझसे पहले आया है। तो कहा कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मांगो, कल एक बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है, तुमने क्या क्या चाहा है युद्ध में? एक तरफ मेरी विशाल सेना है और एक तरफ मैं निहत्था शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया हूं, तुम्हें क्या चाहिए पार्थ? तो अर्जुन हाथ जोड़ के कहते हैं कि केशव, मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी विशाल सेना नहीं चाहिए। तो दुर्योधन बड़ा खुश होता है कि ठीक है, मैं वो छोटे का वो अनुज है मेरा, मैं उसका दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं सेना लेके चला जाता हूं। अब इसमें एक सीख है, ये डायलॉग के अंदर सीख है। जब वो चला जाता है तो वो अर्जुन को पूछते हैं कि पार्थ, तुमने ये क्या कर लिया? तुमने मुझे क्यों चुना? एक और मेरी विशाल सेना है और एक और मैं हूं, जबकि मैंने प्रण लिया हूं कि मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, तो तुम मुझे क्यों चुने? तो वासुदेव कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि केशव, युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है, और इस महायुद्ध में एक ऐसा सारथी चाहिए जो सारी दिशाएं जानता है, जो सारे मार्ग जानता है। और केशव, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन हो सकता है जो मुझे कहीं भटकने नहीं देगा? इसलिए मुझे तो केवल आप चाहिए केशव, केवल आप, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। तो जिंदगी का एक सीख है इसमें कि अपनी जिंदगी का एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो आपको सारथी बनकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए, और अगर वो आगे बढ़ाएगा तो आपकी जिंदगी कभी खाली नहीं जाएगी, कभी व्यर्थ नहीं होगी। बस इससे सीख अगर आप ले लें तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको एक बार मौका और मिले कि किसी माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल कैरेक्टर को प्ले करना है, तो आप किसे प्ले करना चाहेंगे? अर्जुन, अर्जुन एंड अर्जुन। इसके अलावा मुझे द वन एंड ओनली अर्जुन। ओनली। मैं दूसरे कैरेक्टर के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, ना निंदा करता हूँ, ना प्रशंसा करता हूँ। सर, मुझे अर्जुन ही चाहिए। मैं जिया हूँ, मैंने जन्म लिया है सिर्फ अर्जुन बनने के लिए, और मैं शायद इसी टैग के साथ भी टाटा बाय बाय बोलूँगा। भगवान आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे, खुश रखे। सर, फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी आपको कभी कोई बड़ा ऑफर आया है? अगर आपको लगता है आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं एक्टर नहीं होता तो क्या होता यार, मुझे जूते वूते सीने का तो काम आता नहीं है। या कोई बड़ा ऑफर, अगर हाँ आपने कहा नहीं फिल्म नहीं ठीक है, मैं कोई नहीं करना, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया फिर आपने? देखिए, मुझे बड़ा शौक था कि मैं पायलट बनूं, बड़ा शौक था फिल्म मैं इंडस्ट्री में आऊँ, बड़ा इंडस्ट्री मतलब बिजनेस की बात आई है। लेकिन यार सर, ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती। मुझे समझ में आती है ये लाइट समझ में आती है, मुझे ये कैमरा समझ में आते हैं, मुझे आप जैसे लोग समझ में आते हैं जो मेरे साथ वार्तालाप करें, मेरे हाव भाव को प्रदान करें। बस मुझे तो बस एक्टर बन के ही रहना है और जाना भी। आई वॉन्ट टू गो विथ माई शूज़ ऑन एज एन एक्टर। थैंक यू वेरी मच। सर, आज की तारीख में कोई ऐसा एक्टर है इंडस्ट्री के अंदर जिसको देख के आपको लगता है कि हाँ ये भी अर्जुन का रोल बहुत अच्छा प्ले कर सकता है? या अगर आपको दूसरे किसी को अर्जुन का रोल देना हो अपने से, अपने बाद,
कि मेरा रोल आपसे तू करेगा, तो आप किसे देंगे? एक कैरेक्टर जो इसके अंदर बिल्कुल हूबहू फिट होता है वो है ऋतिक रोशन। उसका दिलडॉल, उसके आर्यन फीचर्स, उसका हाइट, उसके हाव भाव बिल्कुल वैसे होता है। और उसके बाद अगर मैं किसी को बोल सकता हूँ कि मेरे वंश को आगे बढ़ा सकता है, मेरे इस लीग को आगे बढ़ा सकता है, तो वो मेरा बेटा है जिब्रान खान, क्योंकि उसके पास भी मेरी तरह फीचर्स हैं और उतनी डेडिकेशन है। आप उसको कैसे डायरेक्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो उनके ऊपर है। सर, आपने जिब्रान का नाम लिया, मैं जिब्रान की बात शुरू ही करने वाला था। उसका स्टार्टअप कैसे हो गया? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, कभी खुशी कभी गम, और इतना चार्मिंग, इतना स्वीट, मैं तो मिला हूँ उससे, और उसको तो फिल्मों में भी देखा छोटा, बट अभी तो वो काफ़ी हैंडसम हो गया है। उसकी शुरुआत कैसे हो गई? सर, उसकी शुरुआत ऐसी हुई कि हम लोग गए हुए थे आगरा। फतेहपुर सीकरी के अंदर एक सलीम चिश्ती की एक मज़ार है, और हम लोग सब, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम लोग सब ऐसे घूम रहे थे इधर उधर। तो किसी ने जिब्रान को देखा नहीं किधर है वो, मतलब फोटो में लगे, इधर लगे उधर लगे कि जिब्रान आजू बाजू ही है, और जिब्रान किधर है, जिब्रान किधर है, जिब्रान किधर है। तो देखा कि एक बंदा, फ़कीर सा बंदा, वो दूर बैठा है मेरे बेटे के साथ, सलीम चिश्ती के मज़ार के पास वो बैठा हुआ था। तो मैं गया, मैंने कहा यहाँ कैसे आया? बोला ये आपका बेटा है वहाँ। बोला मेरे को उधर जाना है, तो मैं लेके आ गया, इधर बिठा दिया उसको। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा ही खूबसूरत कोई था, कौन था पता नहीं। जिब्रान का एक फ़ोटो वहाँ निकाला गया था, वो फ़ोटो हमारे एल्बम में था। फिर वो इधर किधर जाता था, तो एक बार क्या हुआ, कोई एक कोऑर्डिनेटर थी, उसने उसको देख ली, तो उसको बोला कि भाई इसको लेके चलो, इसको बनाओ, ये इसको ऐड में लो। वो ऐड में सिलेक्ट हो गया। तो ही डिड 390 या 95 या 400 आई डोंट नो एड्स किया उसने, जिसमें उसने शाहरुख के साथ काम किया, ऐश्वर्या के साथ काम किया है, सुष्मिता सेन के साथ काम किया। ऑल ऑफ देम ही वर्कड एज अ चाइल्ड मॉडल, और ही बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर टू वीडियोकॉन जो टीवी बनता था। हाँ, फिर वो बूस्ट का वो बना, पता नहीं कितनों का चॉकलेट का फ्लेवर, कैडबरी का बना। तो वो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर लिया था। ही वॉज अ इनकम टैक्स पेयर एट द एज ऑफ 5। Oh my God. 5 साल की उम्र में वो अपना इनकम टैक्स भरने लग गया था। Really? तो उसका तो कार्यक्रम शुरू हो गया था, उसके लिए गाड़ी थी, वो ड्राइवर था, और उसकी मम्मी चली जाती थी उसके साथ। तो इस तरह से चला। एक दिन का वाकया है जहाँ से वो फिल्मों में आया। मैं शूट कर रहा था महाभारत पार्ट 2। ये स्पेशली मैं अपने दर्शकों से बोलूँगा कि ये किस्सा ज़रूर सुनिए, सर ने मुझे सुनाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। फिल्म सिटी में एक गार्डन है ऊपर, टेबल लैंड का टाइप, मतलब गार्डन है जहाँ शूटिंग होती है सब। तो वहाँ मेरा और सोनू वालिया का शॉट चल रहा था। तो रवि चोपड़ा सोनू वालिया का शॉट ले रहा था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। अब भाई उन दिनों तो कोई गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, हम लोग तो साधारण आदमी थे। तो हमारे पास, मेरी वाइफ को मैंने बोला भाई, क्योंकि मुलाकात होती नहीं थी यार, मैं एक गाड़ी लेकर आ जाऊं तो दूसरी गाड़ी तो थी नहीं मेरे पास। तो और फिर मैं रात को ही जाता था। तो मेरी वाइफ ने बोला जिब्रान हर वक्त पापा पापा करता रहता है। तो मैंने कहा एक काम कर, तू इसको लेकर फिल्म सिटी आ जा, आज खाना खाएंगे साथ में। रवि जी बोला हाँ हाँ बुला ले आई वांट टू सी हिम। तो गार्डन में सोनू वालिया के साथ, ये सोनू वालिया, ये मैं था। तो यहाँ कैमरा था और रवि जी ने बोला स्टार्ट कैमरा। तो मैं डायलॉग बोला, उसके बाद सोनू वालिया मैं डायलॉग बोल रही है। सडनली एक रिक्शा आके रुको 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 रुको, तो एक बच्चा और मेरी वाइफ बीच फ्रेम में, वो नहीं, गार्डन के हम लोग इधर शूट कर रहे थे। वो गार्डन इतना बड़ा था ना, तो वहाँ कोने में जाके वो रिक्शा रुक गया। आवाज आ रहा था। तो आवाज आ रहा था, तो वो, अब वो बच्चा ही ना, वो मेरे को देख के पापा पापा करके भागते आया। अब मैंने कहा मर गए, अभी ये पापा पापा कर रहे हैं, ये शॉट चल रहा है इधर, मैं क्या करूँ? उसको कोई रोक भी नहीं रहा है, वो आ गया भागते हुए। तो रवि चोपड़ा देखा, रवि चोपड़ा धर्म अंकल को बोला, जो कैमरा मैन, जरा कैमरा उधर लेना, एंड दे कॉट हिम रनिंग। तो रनिंग आके वो मेरे को चिपक गया। तो मेरे को बोला ए उल्लू, ये कौन है? मैंने कहा मेरा बेटा है।
तो कहाँ छुपा के रखा है इसको? मैंने कहा तो खाना वाना खाया। रवि जी ने बोला ये मैं परसों से इसकी शूटिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा शूटिंग, इसकी शूटिंग क्या है? तो मैंने बताया था ये एडवर्ड में कर रहा है। बोला डायलॉग अलग बोल देगा, हाँ कर रहा। पहला उसका सीरियल था एज ध्रुव इन विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण टेक ऑफ लिया इसके एपिसोड से। और मैं बड़ा ताजुब कर रहा था कि इसकी शूटिंग चल रही थी सुनील शेट्टी के साथ नीचे कोई एक ऐड की, वहाँ से रात को ये इधर आता था, इधर शूट करता था, और सुबह में फिर उधर चले जाके वहाँ शूट करता था। तो ही वॉज वेरी एक्टिव। उसके बाद तो साहब इसके पहली पिक्चर मिली उसको, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बिकॉज डेविड डाउन टोल्ड मी, मेरे घर आया था, मेरे को तो अर्जुन ये चाहिए, मैंने उसने एड वेड देखा था कोई, और ध्रुव का कैरेक्टर आ गया था, तो क्योंकि झूठ नहीं बोलता हूँ वो मिल गई उसको। देन उसके बाद उसको कभी खुशी कभी गम मिल गई विद करण जौहर। तो वहाँ से मिली तो इंद्र कुमार बोला यार मेरे को तेरा बेटा चाहिए, तो रिश्ते पिक्चर मिल गई जिसमें उसको नेशनल अवार्ड मिला। एंड देन जब वो पिक्चरें कर लिया उसने, तो फिर मैंने बोला कि अभी थोड़ा स्टॉप कर लो, क्योंकि अभी पढ़ाई भी है, तो स्टॉप। देन नाउ रमेश तौरानी साहब की एक पिक्चर आई है इश्क विश्क रिबाउंड, उसमें ही हैज कम एज हीरो विथ ऋतिक रोशन सिस्टर एंड सो ऑन। तो अभी उसको और पिक्चरें मिल रही हैं। इट्स अपकमिंग, अभी आई है पिक्चर उसकी। अभी वो डेविड धवन की कर रहा है, एक अब्बास मस्तान साहब की कर रहा है, और एक रमेश जी की कर रहा है, क्योंकि रमेश जी के बैनर से आया है वो। तो इस तरह से उसकी ज़िंदगी चल पड़ी। उसका नाम तो Gibran.Khan ऑन इंस्टाग्राम। ओके नाम सही। सर आपने मेरे सारे रैपिड फायर क्वेश्चंस के सही आंसर दिए, तो हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी अद्दी सी भेंट है जो आप स्वीकार कीजिए, आपके क्वेश्चन आंसर्स सही जाने के लिए। अजय मुझे मालूम नहीं था कि ये सही आंसर्स हैं। Anyway, it's so sweet of you, so sir, sweet. This is for you. Oh, thank you. Okay. Thank you very much. I'm sure my granddaughter and grandson will be very happy. दो वो लोग दुबई में हैं और गोवा में हैं, लेकिन अर्श and Eliza, this is a gift from me to you, from Nanu to you all. Enjoy. Congratulations, Arsh and Eliza. Thank you very much. Thank you so very much. I really enjoyed this podcast, क्योंकि इसके अंदर मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि आपने वो सारे प्रश्न किया जो मेरे दिल का एक भाव था, जो बहुत लोग करते हैं कि आप फिल्मों में कैसे आए, ये वैसा नहीं था। इसके अंदर जो आपने इंग्रेडिएंट क्वालिटीज़ जो निकाला मयंक, I think my compliments to you and the institution and to all this lovely technicians here with Jitu and everybody. I'm not getting the names. Thank you very much. Sir, love you. आपका अपने दर्शकों के लिए, आने वाले कलाकारों के लिए और नए यंगस्टर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज जो आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि ये जो फिल्म लाइन है ये बहुत ही सच्ची लाइन है, सच्ची लाइन है, और बहुत ही परिश्रम वाली लाइन है। आप ओवरनाइट स्टार बनने का अगर ख्वाब लेकर आ रहे हो तो कोई भी ओवरनाइट नहीं बना है, वो तकदीर अलग ही होती है, तकदीर का बहुत बड़ा खेल है इसमें। लेकिन सेइंग दिस, आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, आपको झुलझना पड़ेगा। आप समझोगे कि ओवरनाइट आपको ये मिल जाएगा, नहीं, या मेहनत करो तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। और मैं वही कहूँगा महाभारत के अंदर कि मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म, फल की इच्छा मत करिए। आपको अगर इस लाइन में रहना है, लोखंड के चने चबाने पड़ेंगे। मेहनत करिए, लगन करिए। आज जितने भी बड़े एक्टर्स हैं आप देखिए, उन्होंने बहुत मेहनत की है, राइट फ्रॉम दिलीप कुमार टू अमिताभ बच्चन टू धर्मजी टू जितेंद्र टू एनीबॉडी, सब लोगों ने अपने अपने शहर का एक हार्ड वर्क किया है। इवन शाहरुख खान जब आए थे इधर तो क्या लेकर आए थे? 1500 रुपये लेकर आया था वो आदमी, लेकिन फिर तकदीर ने लेके चले। और देन हार्ड वर्क, लिसन, ही डिड अ वेरी बिग थिंग। उसने मेहनत बहुत किया। मैंने करण अर्जुन, मैं उनके साथ काम किया हूँ, मुझे याद है अभी भी कि वो एक शॉट था और मैंने कहा यार शाह ये इस तरह से करें तो कैसा, तो वो उड़ के उन्होंने मुझे फाइट मारा, क्योंकि वो मैंने खाली एक हिंट दिया था कि अगर ऐसा करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो ही डिड नॉट थिंक ट्वाइस, इससे हाँ मैं करूँगा। तो वो आदमी इतना मेहनती है, बहुत मेहनती है। इवन सलमान खान, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम, सब, अजय देवगन, I mean, I can name everybody कि they are really phenomenal in their work.
जिगर के अंदर जितनी मेहनत और जितनी परिश्रम अजय ने किया है शायद मैं भी नहीं करता। उसके हाथ जब ऐसे बांधे गए थे और खींचे जाता था तो दैट वाज रियल शॉट, रियल पेन, रियल। उसके हकीकत में उसके पैर और हाथों को किया गया था, लेकिन उस बंदे ने उफ तक के नहीं किया। और उसके डैडी शूट कर रहे थे, आफरीन ने उनके डैडी पे, वीरू देवगन जी, वो मैं उनको बहुत प्यार करता था। उन्होंने ज़रा भी ये इतना भी हिचक नहीं किया कि मेरे बेटे का क्या हो रहा है। सिमिलरली जब मेरा बेटा असिस्टेंट था ब्रह्मास्त्र के अंदर, और इतने बर्फ़ के अंदर वो रात को 2-2 बजे तक काम करता था, और उसके ऊपर वो पूरा डायरेक्टर साहब ने टाल दिया था। एंड अगेन इन द मॉर्निंग एट 5:36 यूज्ड टू गेट अप एंड सबको चाय बांटना ही करना। तो वो उसकी मम्मी बोलती थी कि बुला लो ना, इतनी उसको नींद नहीं मिलती है। मैंने कहा रहने दे। और जब वो फ़ोन पे मेरे बात किया, मैंने कहा बेटे इससे ज़्यादा मेहनत कर सकता है तो कर, सो मत तो ये मेहनत करेगा, इसका फल मिलेगा। और आज उसको उसका फल मिल रहा है। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थे हमारे हैंडसम, डैशिंग, कूल और पैशनेट, आज भी एनर्जी से भरे हुए, उतने ही चार्मिंग हमारे अपने अर्जुन फिरोज़ खान जी। आज इन्होंने हमारे शो पर आकर जो हमें वक्त दिया, जो हमें समय दिया और जो हमें सीख दिए और जो हमें एक्सपीरियंसेस बताए अपनी लाइफ के, वो हम सब के लिए बहुत काम के। और मेरा मानना ये है कि आने वाली यंग जनरेशन को, लोगों को इनसे सीखना चाहिए। तो फिरोज सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अल्फा टॉक्स पे आए, हमें इतना वक्त दिया। थैंक यू और हमें इतना, मैं क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है कि हमें आपने इतना कृतज्ञ किया इस चीज़ को लेकर, बहुत कृतज्ञ। आप लोगों का बड़प्पन है और मैं आपके अल्फा टॉक वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता रहता हूँ। और आगे के लिए इनको शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत आगे बढ़ें। ट्रस्ट में फैंटास्टिक टीम वर्क है। मैं कोई यहाँ बैठा हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आपके अगर बड़े मालिक या जो भी सुन रहे हैं तो ये गांड बांध के रख दीजिए कि ये एक 40 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है आपको कि ये तरह का अगर मेहनत करोगे तो वेरी सून आपका एक पर्सनल अपना चैनल होगा और लोग आपको सैल्यूट करेंगे। सर ये मेरी बात आप गांड बांध करके रख लीजिएगा। इट्स सच अ फैंटास्टिक टीम वर्क and thank you so very much. Appreciate it. I'm really obliged and honored that you people have called me here, and it's a great pleasure. And I hope and I pray that you go leaps and bounds forward. और कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे फिर से बुलाइएगा, आमंत्रित करिएगा। नमस्कार।